बिहार दरोगा का जो 1275 का एग्जाम हुआ है मुख्य परीक्षा का, इसका एग्जाम कब हुआ था? तो 25/2/2024 को एग्जाम हुआ था, याद रखिए, ठीक है। अभी हाल ही में लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, आपको इस आधार पे जो है ना आपको तैयारी करना है। इसका पीटी का फर्स्ट शिफ्ट हो या तो सेकेंड शिफ्ट हो या तो मेंस का एग्जाम हो, आपको इसी आधार पे जो है इसी बेसिस पे आपको तैयारी करना, आगे का जो वैकेंसी आने वाला है। और याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, इसलिए पूरा क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और हर ग्रुप में जरूर से इतना तो शेयर कर ही सकते हैं कि जो भी दरोगा का तैयारी करने वाले हैं उनको पता तो चलेगा ना कि ज्ञान बिंदु को क्वेश्चन बैंक का डिटेल के साथ कहीं भी तो एनालिसिस करवाया जा रहा है किसी यूट्यूब चैनल पर। तो सभी लोग को जो है चैनल लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, इस चैनल पर तो देख ही रहे हैं क्लास। तो चलिए सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा 1275 का मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन पेपर पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमनगढ़, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है ना किस राज्य में स्थित है? बताइए, अमनगढ़ बाघ जो रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा अमनगढ़ जो बाघ रिजर्व है वो किस राज्य में है? तो यूपी में है। कहाँ? यूपी में। तो अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में क्या है? स्थित है। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था ना कि थोड़ा डिटेल में आराम आराम से कीजिए, कोई नहीं, ठीक है। जैसे आप लोग का रिव्यू है ना वो हम सारा एक्सेप्ट करते हैं। और ज़रूरी आप कमेंट जरूर कीजिए, जो भी आपको परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि अमनगढ़ जो बाघ रिजर्व है ना वो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। और याद रखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बिजनौर जिले में स्थित है। कभी कभी क्या होता है ना कि राज्य के अलावा जगह का नाम भी पूछ देता है कि जगह कौन सा है। तो याद रखिए अमनगढ़ जो बाघ रिजर्व है ना उत्तर प्रदेश से किस जिला में है? तो बिजनौर जिला में स्थित है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 4 टाइगर रिजर्व जो है ना बाघ रिजर्व अवस्थित है। पहला क्या? अमनगढ़ बाघ रिजर्व है। दूसरा क्या है? तो पीलीभीत बाघ रिजर्व कहाँ? यूपी में है। और दुधवा बाघ रिजर्व कहाँ है? तो यूपी में है। और रानीपुर कहाँ है? तो यूपी में। ये 4 जो है ना यूपी में क्या है? तो टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1973 में उत्तराखंड को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो है ना लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। और वर्तमान में जो है ना वर्तमान में मार्च 2024 तक वर्तमान में कुल कितने? 55 टाइगर रिजर्व मतलब रिजर्व हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण दिया हुआ है। देखिए महत्वपूर्ण रिजर्व कौन कौन है? देखिए पहला क्या है? तो यहाँ पे देखिए बाघ रिजर्व दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है, अधिसूचना वर्ष मतलब कब जो है ना इसका अधिसूचित किया गया था। देखिए पहला 50वां देखिए लेटेस्ट में दिया, 50वां क्या है? कमलांग है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो टाइगर रिजर्व है। इसको कब मिला था? 2017 मिला था, ठीक है। आगे देखिए 51वां क्या है? तो श्री विलुपुर मोगामलाई है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका वर्ष बोलेगा 2021 है। और रामगढ़ बिजधारी बोलेगा तो 52वां है, ठीक है। और ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। इसको कब वर्ष घोषित किया गया था? 2022 में किया गया था। और आगे देखिए 53वां बोलेगा तो रानीपुर है, जो कहाँ? यूपी में है, जो भी हाल ही में ऊपर पढ़े हैं। और इसका जो वर्ष घोषित किया गया था 2022 में किया गया था। कब किया गया? 2022 में। आगे देखिएगा 54वां बोलेगा तो कौन है? बीराना दुर्गावती है। 21 राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। और इसको जो अधिसूचना किया गया था 2023 में किया गया था। और लेटेस्ट जो है 55वां बोलेगा तो क्या है? धौलपुर करौली है। 21 राज्य में राजस्थान में है। और इसको जो वर्ष घोषित किया गया है 2023 में, ठीक है। तो कमलांग बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। श्रीविलुपुर बोलेगा तमिलनाडु में है। और रामगढ़ बिजधारी बोलेगा राजस्थान में है। रानीपुर बोलेगा तो यूपी में है। बीरांगना बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। धौलपुर बोलेगा तो राजस्थान में है। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में क्या है? तो अवस्थित है। कहाँ है? तो बिहार में, अपना बिहार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है चरक। यहाँ पे कह रहा है कि चरक जो है ना किस वंश से संबंधित है? बताइए, जो चरक थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण से थे। कौन थे? कुषाण से थे। अगर आप सिलेबस का वीडियो देखे होंगे तो आप उसमें बताया गया होगा कि कुषाण वंश से क्या था, एक क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि चरक जो है ना कुषाण वंश से संबंधित है। और चरक कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार में जो है ना चिकित्सक के रूप में रहते थे। तो याद रखिएगा कि चरक कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक के रूप में रहते थे, ठीक है, रूप में थे। और कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान भी थे, ठीक है। तो कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान भी थे। आगे कह रहा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष को क्या किया? प्राप्त किया था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कनिष्क को जो है ना द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय अशोक के नाम से किसको जानते हैं?
तो कनिष्क को जानते हैं, ठीक है। द्वितीय अशोक के नाम से किसको जानते हैं? कनिष्क को जानते हैं। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राजारोहण किया और इसके उपलक्ष्य में एक सत संवत को क्या किया? चलाया था। तो यार यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि कनिष्क ने कितना ईस्वी में उसका राजारोहण हुआ था? तो 78 ईस्वी में राजारोहण हुआ था। और शक संवत का जो स्टार्टिंग हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था शक संवत का स्टार्ट, ठीक है। और ये शक उसके उपलक्ष्य में ही जो है ना शक संवत चलाया था। कौन चलाया था? तो कनिष्क चलाया था। आगे कह रहा है कि शक संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कन्फ्यूशियस 15 ईस्वी से 65 ईस्वी ने की थी। और भीम कन्फ्यूशियस 65 से 78 ईस्वी को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है ना माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे आइए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे कर अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जो है जलाकर जो है ना विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? बताइए। कह रहा है कि अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 22 लाख प्लस। क्या होगा? 22 लाख प्लस होगा, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि अयोध्या दीपोत्सव 2023 में 22 लाख प्लस दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। अयोध्या दीपोत्सव मतलब 22.23 लाख दिए जो है जलाए गए, ठीक है। मतलब कितना हुआ? तो 22 प्लस हुआ। इतनी बड़ी संख्या में दिए जलाने के लेकर अयोध्या में जो है ना ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम किया, मतलब कायम किया। इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट भी सौंपा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? बताइए। बिहार मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो 2000 में हुआ था। और बिहार मानवाधिकार आयोग ने 2000 ईस्वी में गठित हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को की गई थी। इसका पुनर्गठन 25 जून 2008 को किया गया था। आगे कह रहा है इस आयोग का कार्य राज्य के मानवाधिकार का संरक्षण करना है। जो बिहार मानवाधिकार आयोग का जो काम है क्या है? तो राज्य में मानवाधिकार आयोग का संरक्षण करना। और बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बोलेगा तो पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंता मनोहर बदर हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? गठन कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसके पहले ही हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। और बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर ने डिस्परेट क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? बताइए। इस विषय क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछता है। तो कह रहा है बी आर अम्बेडकर ने डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में किया था। कब किया था? 1930 में किया था। तो बी आर अम्बेडकर ने डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना वर्ष कब है? तो 1930 में किया था। और आगे कह रहा है बी आर अम्बेडकर का जन्म 1891 के मध्य प्रदेश के महू जिले के एक अस्पृश्य जाति महार में हुआ था, ठीक है। इन्होंने मराठी भाषा में 1920 में मूक नायक तथा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो यहाँ पे बहुत पूछता है कि मूक नायक पत्रिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर का है। और बहिष्कृत भारत किसकी पत्रिका है? तो भीमराव अम्बेडकर का है। लेकिन अगर मूक नायक का बात करें 1927 में प्रकाशित हुआ था। और मूक नायक का बोले 1920 में हुआ था। और बहिष्कृत बोलेगा तो ये कब हुआ? तो 1927 में प्रकाशित किया गया था। और आगे कह रहा है कि अम्बेडकर ने वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का निर्माण किया था। तो याद रखिए कि अम्बेडकर ने वर्ष 1924 में क्या किए थे? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का क्या किए थे? निर्माण किए थे। और आगे देखिए 1927 में समाज समता संघ स्थापित किया था। कौन किया था? भीमराव अम्बेडकर किए थे। तो 1927 में समाज समता संघ का स्थापना किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर किए थे। और आगे देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है वो कब किया हुआ था? 1936 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। और समाज समता संघ का जो स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था। और आगे देखिए कह रहा है कि 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किए थे। और इस सारे जो काम ना भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना हुआ था। और भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में 1930 से 32 में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। और अम्बेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति का जो है ना अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा में प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था, किसको बनाया गया था?
तो भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, चलिए आगे क्वेश्चन आइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को जो है ना पद से कैसे हटाया जा सकता है, बताइए। अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना रहेगा तो कैसे हटाएंगे, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के संकल्प द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा, राज्यसभा के संकल्प द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना रहेगा तो कैसे हटा सकते हैं, तो राज्यसभा के संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से जो है ना हटा सकते हैं। आगे ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से एक संकल्प पद से हटाया जाता है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की जो है ना आवश्यकता नहीं है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। हालांकि इस संकल्प को लोकसभा में समान बहुमत प्राप्त होना क्या है, चाहिए। आगे कह रहा है कि पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं, ठीक है। आगे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है जब तक 14 जो अग्रिम नोटिस ना दिया गया हो, ठीक है। आगे कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार है या नहीं, तो नहीं दिया गया है। आगे कह रहा है उपराष्ट्रपति को अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे, ठीक है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति को अगर हटाना रहेगा तो क्या कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, तो महाभियोग की प्रक्रिया अपनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे कह रहा है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस जो है ना किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इजी तरह से क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन अगर वो भी गलत किया उनको का पक्का तो मेंस में रिजल्ट नहीं होगा। हम तो मेंस दिए ही नहीं थे क्योंकि मेरा पीटी में सच्चाई कि मेरा पीटी में हम क्वेश्चन इजी क्वेश्चन गलत कर दिए थे, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था। ये बात सच्चाई है। इसके पहले वाले में रिजल्ट हुआ था। चलिए ये कह रहा है कि उत्कल दिवस जो है ना मतलब ये किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उत्कल दिवस जो है ना किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। क्या होगा, उड़ीसा में। क्योंकि छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, क्या होता है एग्जाम में जो है ना आपका बाहर कर देता है। वही होता है कि बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ तो बहुत लोगों के साथ हुआ है। क्योंकि यही हमेशा हम बार बार हर क्लास में बोलते हैं कि नहीं, और जब भी इजी क्वेश्चन आए ना तो देखिए कि वहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि है लिखा हुआ, और कौन सा जो है ना इजी क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और सोचिए कि हाँ ये जो आंसर है ये सही है कि नहीं है। 1 सेकंड थोड़ा ज़्यादा लगेगा समझ सोचने के लिए, क्या है वही ना है, लेकिन पछताने से अच्छा है ना कि बेहतर तरीके से हम वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो यही चीज़ ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखिए, कह उत्कल दिवस। उत्कल दिवस जो उड़ीसा द्वारा मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य का गठन जो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इस दिन उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में जो है ना मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आर्द्रभूमि दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। आर्द्रभूमि दिवस जो है कब मनाते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी। 2 फरवरी को जो है ना वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, तो जो है 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्रभूमि दिवस। तो आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देखिए दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जनवरी को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं, 5 जनवरी को मनाते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, सेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है विश्व वन जीव दिवस कब मनाते हैं, तो 3 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व वन जीव दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को, क्या मनाते हैं 21 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य WHO का स्थापना कब हुआ था, 1948 में WHO का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो इसका मनाते हैं 3 मई को, क्या मनाते हैं 3 मई को। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो 21 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जून को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बोलेगा तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। विश्व ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन
जो है ना परत दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय गणित दिवस बोलेगा तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कर रहा है सबसे बड़ा अशोक चक्र, कह रहा है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित जो है ना किया गया था, बताइए। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोपरा कला में। क्या होगा? टोपरा कला में। तो सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा कला में स्थापित किया गया था। और देश का सबसे बड़ा 30 फीट अशोक चक्र जो है ना हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। और इसकी ऊंचाई 30 फीट, वजन 6 टन और रंग गोल्डन और 24 दिल्ली का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। देखिए कह रहा है ना कि ताश के पत्तों में लाल पत्ती की रानी के रहने की संभावना कितनी है? एक तरह से जो है ना रीजनिंग प्रकार का क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ताश के पत्तों में लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना बताइए कितना होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, 6/13, ठीक है। तो इसका 6/13 होगा। देखिए कुल ताश पदों की संख्या बोलेगा तो कितना होता है? 52 होता है, ठीक है, इसमें 52 होता है। और लाल पदों की संख्या बोलेगा तो 26 होता है। और लाल पत्तों की रानी की संख्या बोलेगा कितना होता है? 2 होता है। और आगे देखिए कह रहा है कि लाल पत्तों में रानी को छोड़कर पत्तों की संख्या बोलेगा 26 - 2 कितना है? 24 है। इसलिए अभी संख्या निकाल के बताया 24/52, इसलिए कितना आया? तो 6/13 आया, ठीक है, 6/13। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है ज्वार नदमुख एस्चुरी कौन सी नदी जो है ना बनाती है, बताइए। कह रहा है कि ज्वार नदमुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ताप्ती नदी। क्या होगा? ताप्ती नदी। तो ज्वार मुख एस्चुरी नदी ताप्ती नदी बनाती है। और ज्वार मुख इसको क्या कहेंगे? एस्चुरी कहेंगे। नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मुहाने पर साथ लाए गए मालवा का निक्षेप नहीं होता है तथा जल नदी के साथ मालवा में भी समुद्र में गिर जाता है तो उस नदी का मुहाना उथला होने जाने के बजाय क्या होता है? गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने को क्या कहते हैं? ज्वारमुख या क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां प्राय एस्चुरी मतलब ज्वारमुख का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा और क्या है? तो ताप्ती है। और डेल्टा के बारे में कह रहा है कि नदी जब सागर में गिरती है तो वेग में अत्यधिक कमी के कारण मुहाने पर क्या होता है? इसके अलावा मलबा का निक्षेप होने लगता है, जिससे वहाँ विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल रूप को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और आगे कह रहा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। तो याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? डेल्टा का निर्माण करती है। कौन कौन है? जैसे एग्जाम्पल में गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे करा इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था, बताइए। इब्न बतूता जो था वो किस सदी में भारत आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14वीं सदी में आया था। कब आया था? 14वीं सदी में आया था। तो इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। नेक्स्ट कह रहा है कि इब्न बतूता मोरक्को मतलब अफ्रीका का रहने वाला था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत आया था। इसे सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। किसको? इब्न बतूता को। और 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में जो है ना चीन भेजा गया था। और नेक्स्ट कह रहा है इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटनाओं को अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में जो है ना वर्णन किया था, ठीक है, किताब उल रेहला में वर्णन किया था। किसका? इब्न बतूता का पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या है? वाट है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। यही सब क्वेश्चन क्या होता है ना, जानबूझ कर डाला जाता है कि गलती करे, जल्दीबाजी में गलती करे, यही सब होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई बोलेगा तो वाट है। अब विद्युत आवेश की इकाई बोलेगा तो मात्रा क्या है? तो कूलाम है। ऊर्जा का मात्रक बोलेगा तो इकाई जूल है। अब विद्युत विभव विभवांतर का मात्रक बोलेगा तो क्या है? तो वोल्ट है। तो विद्युत शक्ति के मात्रक बोलेगा तो वाट, विद्युत आवेश का मात्रक बोलेगा तो कूलाम, ऊर्जा का मात्रक बोलेगा तो जूल, अब विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक बोलेगा तो इकाई वोल्ट है। अब विद्युत धारा का मात्रक बोलेगा तो क्या है? एम्पियर है। अब विद्युत प्रतिरोध का मात्रक बोलेगा तो ओम है। अब विद्युत चालकता का मात्रक बोलेगा ओम मीटर है, या तो म्यू बोल सकते हैं या तो सीमेन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे करा सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। सभी अम्ल का बात किया है यहाँ पे, करा है सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन आवर्त सारणी का जो है ना प्रथम तत्व होता है। इसका संकेत H+ तथा परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन S ब्लॉक का सदस्य है। हाइड्रोजन को जो है ना भविष्य ईंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं? भविष्य ईंधन कहते हैं। इसे नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन क्या होता है। आगे करा, यह आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन जो है ना नहीं पाया जाता है। इसकी खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे करा है, प्रकाशिक तंतु किस नियम पे कार्य करते हैं बताइए। जो प्रकाशिक तंतु होते हैं किस नियम पे कार्य करते हैं बताइए, क्या होगा। प्रकाशिक तंतु जो होते हैं किस नियम पे कार्य करते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ठीक है, तो कह रहा है प्रकाशिक तंतु किस नियम पे कार्य करते हैं, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आगे कह रहा है देखिए कि प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के नियम पे कार्य करते हैं और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में दो शर्तों का पूरा होना क्या है, तो अनिवार्य है। पहला शर्त क्या है, तो प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। दूसरा शर्त क्या है, आपतन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल मतलब क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल से क्या हो, बड़ा हो। मतलब दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि आपतन कोण क्रांति कोण से क्या हो, बड़ा हो। और पहला क्या था कि प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। आगे पॉइंट देखिए, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में प्रकाश का प्रवर्तन 100% होता है, अर्थात इसमें प्रकाश का प्रवर्तन बिल्कुल जो है नहीं होता है। आगे कह रहा है इस कारण पृष्ठ के जिस भाग में पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है वह बहुत चमकने लगता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण क्या क्या है। देखिए हीरा का अत्यधिक चमकना क्या है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे क्या है ना, चमकता है हीरा का अत्यधिक चमकना। और आगे देखिए रेगिस्तान में मृग मत्स्य का दिखाई देना क्या है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे काम करता है। नेक्स्ट है कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना किसका कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कारण होता है। नेक्स्ट है पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई पड़ती किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कारण होता है। पानी में हवा में भरे बुलबुले चमकते हैं किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कारण चमकते हैं। कालिक से पोता हुआ गोला चमकता है किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कारण चमकता है। और नेक्स्ट है प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कारण क्या होता है, सिद्धांत पे काम करता है किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के काम पे काम करता है। ये सारा जो है ना यही सब क्वेश्चन जो है ना पूछता है एग्जाम में। ये सभी पॉइंट जो है ना सातों याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु जो है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे किस नाम पे क्या करता है, काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक ठोस गेंद का जो व्यास है 4.2 सेंटीमीटर है, घनत्व बोला है कितना 8.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करने बोला है। तो गेंद का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 345.39 होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि कौन, यहाँ पे कह रहा है कि कौन संयोजी उत्तक जो है ना नहीं है बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन संयोजी उत्तक नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन जो है संयोजी उत्तक नहीं है, लेकिन रक्त है, उपास्थि है, अस्थि है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि हार्मोन जो है संयोजी उत्तक नहीं है, उपास्थि में कह रहा है कि रक्त और अस्थि संयोजी उत्तक है। ठीक है, उपास्थि रक्त और अस्थि क्या है, तो संयोजी उत्तक है। और संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों और उत्तकों को संबंध करता है तथा उन्हें कुछ सहारा भी देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ क्या होता है, अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा कि अंतरकोशिकीय पदार्थ को क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं। और नेक्स्ट है कि संयोजी उत्तक आंतरिक अंगों को रिक्त स्थान में क्या होती है, भरी रहती है। और आगे कह रहा है इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थिमज्जा में पाई जाती है। और संयोजी उत्तक जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि संयोजी उत्तक होता है 3 प्रकार के होता है। पहला क्या है, तो वास्तविक संयोजी उत्तक है, दूसरा है कंकाल उत्तक है, और तीसरा क्या है, तरल उत्तक या संवहन उत्तक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि वास्तविक संयोजी उत्तक के 2 उदाहरण है। क्या उत्तक उदाहरण क्या क्या है, यूलर उत्तक है और क्या है, जालवत उत्तक है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वास्तविक संयोजी उत्तक के उदाहरण क्या क्या है, तो एलियोर उत्तक और क्या है, जालवत उत्तक है। नेक्स्ट कह रहा है कंकाल उत्तक शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे उपास्थि उत्तक है और क्या है, तो अस्थि है। तो कह रहा है कंकाल उत्तक शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे उपास्थि उत्तक और क्या है, अस्थि है, मतलब बोन है। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तो रक्त एवं लसिका को क्या कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उड़ीसा और बादाम पहाड़ियाँ में कौन सा ऐश निकाला जाता है, बताइए। उड़ीसा और बादाम पहाड़ियाँ से जो है कौन सा ऐश निकाला जाता है, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट। क्या होगा, हेमाटाइट। तो कह रहा है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ियों से
जो है ना हेमाटाइट अयस्क निकाला जाता है। और हेमाटाइट एक प्रकार का क्या है तो लौह अयस्क है। क्या एक लौह अयस्क है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश जो है ना 60 से 70% के क्या होता है बीच होता है। तो याद रखिएगा कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से हेमाटाइट अयस्क निकाला जाता है। और हेमाटाइट एक प्रकार का क्या है तो लौह अयस्क है और यह लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60 से 70% के बीच होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का अधिकार लगभग जो है ना मतलब भारत का अधिकतर जो है अधिकतर बोल रहा है क्या है भारत का अधिकतर जो है लगभग 58% लौह अयस्क इसी श्रेणी से क्या होता है। तो याद रखिएगा कि भारत का अधिकतर जो है लौह अयस्क इसी श्रेणी का है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह मुख्यतः सिंहभूम मतलब सिंहभूम कहाँ है झारखंड में है। मयूरभंज केओंझर सुंदरगढ़ कहाँ है तो उड़ीसा में है। और कर्नाटक गोवा आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है उड़ीसा में उच्च कोटि का जो है ना हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी से निकाला जाता है। तो कह रहा है कि उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी से निकाला जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क जो है ना पाए जाते हैं। ठीक है कौन कौन है तो मैग्नेटाइट है हेमाटाइट है लिमोनाइट है और क्या है सीडेराइट है। तो याद रखिएगा कि भारत में जो है 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। एक मैग्नेटाइट हेमाटाइट और क्या है लिमोनाइट और सीडेराइट है। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का क्या होता है लौह अयस्क है। तो मैग्नेटाइट क्या है तो सर्वोत्तम प्रकार का एक लौह अयस्क है। इसमें धातु की मात्रा कितनी होती 72% तक होती है। और भारत में यह मुख्यतः दक्षिण पूर्वी सिंहभूम बाजरा मध्य झारखंड बेलारी होसटपोस्ट कर्नाटक बलाडीरा छत्तीसगढ़ और आदि जगहों में क्या होता है पाया जाता है। आगे कह रहा है कि लिमोनाइट में धातु का अंश 40% और 60% तक क्या होता है। तो लिमोनाइट में धातु का अंश 40% से 60% तक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार का लौह अयस्क मिलते हैं। नेक्स्ट है सीडेराइट में धातु का अंश 48% तक होता है और इसका रंग क्या होता है भूरा होता है। तो कह रहा है कि सीडेराइट में धातु का जो अंश होता है कितना होता है 48% तक होता है और इसका जो रंग होता है क्या होता है भूरा होता है। और लिमोनाइट तथा सीडेराइट निम्न कोटि का लौह अयस्क है। क्या है तो निम्न कोटि का है। तो लिमोनाइट और सीडेराइट क्या है तो सबसे निम्न प्रकार का क्या होता है लौह अयस्क है। चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था बताइए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कन्नव वंश। क्या होगा कन्नव वंश। तो कह रहा है कि शुंग वंश के बाद जो है ना कन्नव वंश ने शासन किया था। और शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवहूति की हत्या करके वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कन्नव वंश की जो है नींव रखी थी। तो याद रखिएगा कि शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवहूति की हत्या करके वासुदेव जो है 75 ईसा पूर्व में कन्नव वंश की क्या रखी थी नींव रखी थी। और वासुदेव ब्राह्मण वंश का था और वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी इसे कन्नव वंश ने जारी रखा। और कन्नव वंश में केवल 4 शासक हुए थे। कौन कौन हुए थे। एक थे वासुदेव थे एक भूमिमित्र थे एक नारायण थे एक सुशर्मन थे। ठीक है आइए देखिए कह रहा है कि कन्नव वंश के अंतिम शासक बोलेगा तो सुशर्मन की हत्या 30 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने कर दी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नव वंश का अंतिम शासक कौन था तो सुशर्मन था। और सुशर्मन की हत्या कब हुआ था 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दिया था। और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की क्या की नींव डाली। उल्लेखनीय है कि पुष्मित शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक वीरदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की क्या की स्थापना की। और पुष्मित्र जो है ना कट्टरवादी ब्राह्मणवादी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है बताइए। डीआरडीओ द्वारा विकसित जो अस्त्र कैसी मिसाइल है। तो 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वायु से वायु है। क्या है तो वायु से वायु है। कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र वायु से वायु मार करने वाली जो है ना मिसाइल है। इस मिसाइल को अत्यधिक चालक जो है ना क्या है तो मैन्यूवेयर सुपरसोनिक विमानों को निशाना लगाने पर मार गिराने के लिए क्या है किया बनाया गया है मैनवेयर। ठीक है याद रखिए इस मिसाइल को अत्यधिक चालक जो है ना मैनवेयर सुपरसोनिक विमानों को निशाना लगाने और मार गिराने के लिए बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि डीआरडीओ का गठन बोलेगा तो 1958 में हुआ था 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुआ था डीआरडीओ का। और मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ का स्थापना बोलेगा 1958 हो जाएगा 1 जनवरी 1958। और इसरो का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। ठीक है याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था बताइए।
1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। तो याद रखिए 1916 में जो है ना कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता को कौन किए थे, अंबिकाचरण मजूमदार किए थे। तो लखनऊ में अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था, और उसके जो अध्यक्षता किए थे अंबिकाचरण मजूमदार किए थे। और इस सम्मेलन में दो घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। पहला, उग्रवादियों की 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी हुई, जिन्हें 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। और दूसरा पॉइंट कर रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। आगे कर रहा है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की मांग को क्या किया, स्वीकार कर लिया। और कह रहा है कि आगे कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले इस समझौते पर क्या किया, विरोध किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है, कांग्रेस का पहला विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था, बताइए। कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो सबको पता है क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन। इसका सही उत्तर क्या होगा, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कब हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, और 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। आगे कह रहा है कि उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी रास बिहारी घोष को क्या बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। मतलब जो है ना, मतलब जो है उग्रवादी लोग जो थे वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जो उदारवादी थे वो रास बिहारी घोष को क्या बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सूरत विभाजन का दूसरा कारण जो है बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर उपजा नरम दल व गरम दल में क्या हुआ, मध्य विवाद हुआ। तो कह रहा है कि सूरत विभाजन का दूसरा जो कारण था बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर उपजा नरम दल व गरम दल के मध्य विवाद था। ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वस्तुतः उदारवादी स्वदेश व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। साथ ही उग्रवादी केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि यह भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह का सहयोग ना दिया जाए। ठीक है, आगे करें तीसरा कारण जो था भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर उग्रवादियों ने इसका क्या किया, विरोध किया था। चलिए आगे कह रहा है कि एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था। एक अन्य भी कारण जो था अधिवेशन के स्थान को लेकर था। उग्रवादी चाहते थे कि 1907 में जो है ना कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हो, वही उदारवादी चाहते थे कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हो, सूरत में हो। इन विवादों में के परिणाम स्वरूप सूरत में कांग्रेस का पहला जो है ना विभाजन हुआ था। कहाँ हुआ था, फिर लास्ट में कहाँ हुआ, सूरत में हुआ। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में बम्बई में हुआ, और यह विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है ना हसन इमाम ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। बताइए, कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को जो है ना उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या करें, व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। पहला गोपालगंज हो जाएगा, उसके बाद सिवान हो जाएगा, उसके बाद बक्सर, उसके बाद क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिहार का जो जिला है वो क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या करें, व्यवस्थित करें। तो गोपालगंज, फिर सिवान, फिर क्या होगा, बक्सर हो जाएगा, फिर क्या होगा, रोहतास हो जाएगा। ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें जो है ना बिहार के ऊपर जिलों में का उत्तर से दक्षिण क्रम निम्न प्रकार के हैं गोपालगंज, सिवान, बक्सर और क्या है, रोहतास है। आगे देखिए मैप में दिया हुआ है, देखिए गोपालगंज का बात करें, देखिए गोपालगंज कहाँ है, देखिए गोपालगंज बात करें तो गोपालगंज कहाँ है, देखिए मैप में बिहार का मैप है, बताइए गोपालगंज किधर है। गोपालगंज देखिए यहाँ पे है ना, उत्तर से दक्षिण क्रम में गोपालगंज यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, सिवान है, उसके बाद क्या है, तो बक्सर है। देखिए सिवान बक्सर है, उसके क्या है, तो रोहतास है। क्या है, रोहतास। देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि उत्तर से दक्षिण जो है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण में बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा, गोपालगंज, सिवान, फिर हो जाएगा बक्सर, फिर क्या है, रोहतास है। क्या है, रोहतास है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पे इसका डिटेल देखिए, कह रहा है कि बिहार में कुल जिले बोलेगा तो 38 है, 38वां जिला बोलेगा तो कौन सा है, तो अरवल है। ये सब बहुत बीपीएससी चाहे बिहार दरोगा से रिलेटेड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में कुल प्रमंडल बोलेगा तो 9 है, पटना है, सारण है, मगध है, दरभंगा है, तिरहुत है, पूर्णिया है, कोसी है, भागलपुर है और क्या है, तो मुंगेर है। ठीक है, ये सारा जो है ना प्रमंडल दिया हुआ है। अब बिहार में कुल बोलेगा तो 101 जो है ना अनुमंडल या तहसील है,
और बिहार में कुल 534 प्रखंड है। तो बिहार में याद रखिए, बिहार में जिला पूछेगा तो 38, अब बिहार में प्रमंडल बोलेगा तो 9, और 38वां जिला बोलेगा तो अरवल है। अब बिहार में कितने हैं तो 9 प्रमंडल कौन कौन है? पटना है, सारण है, मगध है, दरभंगा है, तिरहुत है, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि निम्नलिखित में से कौन प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? बिहार के प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए प्रमंडल 9 याद रखिएगा। पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर और क्या है? मुंगेर है। और बिहार में 101 अनुमंडल है, मतलब उसको तहसील बोल सकते हैं। और बिहार में कितना प्रखंड है? 534 प्रखंड है। और बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला बोलेगा तो गया है। बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला बोलेगा तो गया है। सबसे ज़्यादा गया में गर्म होता है और ठंडा भी गया में ही होता है। और बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला बोलेगा औरंगाबाद है। और बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बोलेगा तो क्या है? किशनगंज है। चलिए आगे देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 24 नंबर क्या है रीजनिंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे विषम चुनने के लिए दिया हुआ है। इस ऑप्शन में छांटना है कि विषम कौन सा है, बताइए। इसमें जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दर्जी है। देखिए नाई, लोहार, बढ़ई क्या है तो जातिगत पेशा है, जबकि दर्जी जो है जातिगत पेशा नहीं है। दर्जी विषम है, क्या है? विषम है। ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है। लकड़ी का बोलेगा तो फर्नीचर है। और गेहूं का क्या होगा बताइए। एक तरह से रीजनिंग देख लीजिए किस प्रकार जो है रीजनिंग प्रश्नपत्र जो है ना मुख्य परीक्षा हुआ था उसमें किस प्रकार रीजनिंग पूछा गया था। तो लकड़ी का बोलेगा तो फर्नीचर होता है। गेहूं का क्या हो जाएगा बताइए? गेहूं का हो जाएगा रोटी। क्या हो जाएगा? गेहूं का हो जाएगा रोटी। याद रखिए क्या होगा? रोटी। तो आगे देखिए, तो कह रहा है कि जिस प्रकार लकड़ी से जो है ना फर्नीचर बनता है, बोल रहा है जिस प्रकार लकड़ी से जो है ना फर्नीचर बनता है ठीक उसी प्रकार गेहूं से क्या होता है? रोटी बनता है। आगे देख रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है, बताइए। आपातकाल में जो है ना कौन सा अनुच्छेद जो है निष्क्रिय नहीं होता, बताइए क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 और क्या है? 21 है। क्या है? 20 और 21। तो कह रहा है आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 जो निष्क्रिय नहीं होता है। संविधान के भाग जो है ना क्या है? 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। आगे कह रहा है कि आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना इन संघीय ढांचे को क्या कार्यात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को क्या किया गया? निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट दिया अनुच्छेद 352 में क्या है तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सतत विद्रोह के कारण लगाया जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है अनुच्छेद 356 में क्या है तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता के कारण लाया जाता है। इसे 2 अन्य नामों से भी जानते हैं। ठीक है। पहला क्या है? राज्य आपातकाल, दूसरा क्या है? संवैधानिक आपातकाल है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 360 में क्या है तो वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण लगाया जाता है। इसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों का पर न्यून प्रभाव पड़ता है। देखिए पहला क्या कह रहा है अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार को स्वतः जो है निलंबित हो जाता है। आगे कह रहा है अनुच्छेद 359 में मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को क्या करे? लागू करे। अर्थात अनुच्छेद 359 में कह रहा है 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उसका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनका उपचार जो है निलंबित होता है। आगे कह रहा है यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश से जो है न वर्णित होते हैं। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किसी भी दशा में राष्ट्रीय आपातकाल में विलंबित नहीं होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे क्वेश्चन 27 कर रहा है कोलकाता सहयोगी बंदरगाह जो है ना कौन सा है, बताइए। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हल्दिया है। क्या है? हल्दिया है। तो कोलकाता का जो है ना सहयोगी बंदरगाह बोलेगा तो कौन सा? हल्दिया है। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर हल्दिया बंदरगाह जो है ना का विकास किया गया है। आगे कह रहा है यह कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करता है तथा उन बड़े बड़े जहाज़ों का आश्रय स्थल है जो कोलकाता तक जो है ना नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार हेतु बंदरगाह का विशिष्ट महत्व है। अब भारत के प्रमुख बंदरगाह बोलेगा तो निम्नलिखित कौन कौन है, देखिए। तो पहला क्या है तो कांडला है। क्या है तो कांडला। यह इस बंदरगाह का निर्माण गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी में जो है 1930 में किया गया था। कांडला बंदरगाह का जो निर्माण किया गया था 1930 में किया गया था। इसका पोताश्रय बोलेगा तो प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है। पेट्रोलियम उत्पाद के आयात हेतु क्या है यह बंदरगाह प्रसिद्ध है। दूसरा क्या है मुंबई बंदरगाह। यह मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप में प्राकृतिक कटान में क्या स्थित है।
तो मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है तो मुंबई बंदरगाह सालसट द्वीप में प्राकृतिक कटान में क्या स्थित है। इसका पोताश्रय बोलेगा तो प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। पेट्रोलियम, खदान, सूती एवं ऊनी वस्त्र, चमड़ा एवं यात्री परिवहन की दृष्टि से इस बंदरगाह का विशेष महत्व है। ठीक है, आय कर यह मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित जो है ना किया गया है। यहाँ जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट तीसरा देखिए क्या कर रहा है, न्यावा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोल सकते हैं। नवी मुंबई में पनवेल के पास इस बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से किया गया। किसका विकास किया गया, तो न्यावा सेवा बंदरगाह या तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आगे कर रहा है यह देश का जो है आधुनिक बंदरगाह है। क्या आधुनिक बंदरगाह है देश का। और नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्या है, मारमागुआ। यह जो है ना गोवा में जुआरी नदी के तट पर स्थित है और यह एक क्या है प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन है तो मारमागुआ। यहाँ से लौ एस्क यातायात में निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है न्यू मंगलौर। कर्नाटक में स्थित इस बंदरगाह से कुद्रेमुख के लौ एस्क को जो है निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट करा यह रेल लाइन NH-17 द्वारा मुंबई एवं कोचीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो न्यू मंगलौर जो है यह रेल लाइन जो है NH-17 से मुंबई एवं कोचीन से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए कोचीन बंदरगाह क्या है, तो कोचीन बंदरगाह के बारे में बोल रहा है कि केरल के तट पर विलिंगटन द्वीप पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जो कि कोचीन बंदरगाह है यह केरल के तट पर विलिंगटन द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह समुद्र के समानांतर विशाल लैगून मुहाने पर क्या स्थित है। आय करा यहाँ से मुख्यतः जो है ना नारियल उत्पाद, काजू, चाय, रबड़, मसाले निर्यात किए जाते हैं। कहाँ से, कोचीन बंदरगाह से। नेक्स्ट है नई तूतुकुड़ी बंदरगाह क्या है। तमिलनाडु के तट के सहारे मन्नार की खाड़ी में इसकी अवस्थिति है। नई तूतुकुड़ी का जो अवस्थिति है क्या है, तो तमिलनाडु तट के सहारे मन्नार की खाड़ी में इसकी अवस्थिति है। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह। इसके बारे में बोल रहा है कि पूर्वी तट पर यह भारत का प्रमुख बंदरगाह है और यह एक क्या है तो कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट है मुंबई के पश्चात यह भारत का दूसरा सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है एन्नोर। नेक्स्ट है एन्नोर बंदरगाह। इसके बारे में कह रहा है यह बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है चेन्नई के भार को कम करने के लिए इसे जो है ना विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कोयले के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का विशेष क्या है तो महत्व है। तो नेक्स्ट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह क्या है, तो आंध्र प्रदेश में यह स्थित एक देश का गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित यह एक देश का जो है गहरा एवं अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और पोताश्रय में मुख्य डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र में निकले होने के कारण यह तूफानों में स्वतः क्या सुरक्षित है। नेक्स्ट कह रहा है कि बैलाडीला क्षेत्र में लौ एस का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। नेक्स्ट है पारादीप। उड़ीसा के तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह आंतरिक तरीके से लौ एस एवं कोयला लादने उतारने की क्या है सुविधा है। जो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा के तट पर स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और यहाँ आंतरिक तरीके से लौ एस एवं कोयला लादने उतारने की सुविधा है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह क्या है, तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के बाएं तट पर अवस्थित जो है ना यह एक नदी पतन है। हुगली नदी के में गाद जमने की समस्या के कारण कोलकाता तक भारी जलयान नहीं जा पाता है। इसके लिए कोलकाता 64 किलोमीटर दूर खुली खाड़ी जो है ना खाड़ी में डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए इस फिगर में जो है ना भारत का प्रमुख बंदरगाह दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, PDF तो सारा हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें सारा जो है ना मैप के तरीके से जो है ना सर के द्वारा समझाया गया है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। चलिए देख कर रहा है कि समान नागरिक संहिता, कह रहा है कि समान नागरिक संहिता प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बताइए। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। क्या अनुच्छेद 44, तो कह रहा है समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है ना किया गया है। ठीक है, आगे देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित है। देखिए पहला कह रहा है अनुच्छेद 37 में क्या है, तो निर्देशक तत्व के देश के शासन के मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 37 के तहत। आगे का अनुच्छेद 38 में क्या है, तो राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 38 में है। तो अनुच्छेद 38 में क्या है, तो राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को क्या करना, बढ़ावा देना। आगे कह रहा है अनुच्छेद 39 के ए में क्या है, तो समान न्यायिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 39 का ए में, याद रखिए। तो याद रखिएगा कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि कानूनी सहायता बोलेगा तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 39 का ए में है। अनुच्छेद 40 में क्या है,
तो ग्राम पंचायतों का क्या है, संगठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है, तो कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सामाजिक सहायता है, सार्वजनिक सहायता है। तो कुछ मामलों में काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता का अनुच्छेद की अनुच्छेद वर्णन है, तो अनुच्छेद 41 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42 में क्या है, तो नियोजित एवं मानवीय कार्यदशाओं का मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान बोलेगा, तो किस अनुच्छेद 42 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 43 में क्या है, तो कर्मचारियों का निर्वाह वेतन आदि किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 43 में है। तो कर्मचारियों का निर्वाह वेतन आदि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 का ए में क्या है, तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का सहभागिता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 43 के बी में क्या है, तो सहकारी समिति को प्रोत्साहन देना, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 43 के बी में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 45 में क्या है, तो बाल पान पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा देना, ठीक है। तो बाल पान पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 46 में क्या है, तो अनुसूचित जनजाति एवं जो है ना कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को जो है ना बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 46 में याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब जो है ना SC ST का जो है कमजोर वर्गों को शैक्षणिक या आर्थिक हितों का बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 में क्या है, तो पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का जो कर्तव्य होगा किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 47 में है। तो याद रखिए अनुच्छेद 47 में क्या है, तो पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का जो कर्तव्य होगा अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन बोलेगा, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 48 में है। और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों का सुरक्षा बोलेगा, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 48 का ए में है। तो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की सुरक्षा बोलेगा, तो अनुच्छेद 48 का ए में है। स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण बोलेगा, तो किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 49 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 में क्या है, तो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से अलगाव बोलेगा, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 50 में है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव बोलेगा, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 51 में है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को जो है ना कहाँ आयोजित हुआ था, बताइए। कह रहा है कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कपूलपदा विशाखापट्टनम में हुआ है। तो कह रहा है 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था, तो कपूलपदा विशाखापट्टनम में हुआ है। तो 14वां जो है ना अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कपूलपदा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है पुआ घाटी लद्दाख में किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। पुआ घाटी लद्दाख में किस लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा के लिए। क्या होगा, भूतापीय ऊर्जा के लिए। तो कह रहा है कि पुआ घाटी जो है ना लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प के द्वारा ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। तो कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और आगे कह रहा है कि पुआ घाटी जो है ना लद्दाख की तरह हिमाचल प्रदेश का मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। झारखंड के सूर्यखंड एवं उत्तराखंड के तपोवन में भूतापीय ऊर्जा को मौजूदगी का क्या है, पता चला है। नेक्स्ट कर रहा है कि राष्ट्रीय भूगर्भीय अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो हैदराबाद में है, जो भूतापीय ऊर्जा को संभावित क्षेत्रों की खोज का क्या है, कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक को जो है ना सुगम कौन बनाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष भी हो अनुपस्थित हो और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, तो लोकसभा की बैठक को सुगम कौन बनाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष के जो है ना पैनल द्वारा। क्या होगा, अध्यक्ष के पैनल द्वारा। तो कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक का अध्यक्ष पैनल के द्वारा जो है ना सुगम बनाया जाता है। और संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। आगे कह रहा है कि इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। तो इसके अलावा कह रहा है कि लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। अर्थात जब लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के सभापति पैनल में शामिल लोकसभा के सदस्य द्वारा लोकसभा की बैठक को संचालित किया जाता है। इसी तरह
जब राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल राज्यसभा के सदस्य द्वारा राज्यसभा की बैठक को क्या संचालित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए जो है नामांकित करता है। तो कह रहा है कि लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। आगे कह रहा है कि पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के ही क्या होती समान होती है। और आगे कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह तब तक पद धारण करता है जब तक नई सभापति जो है ना तालिका का नामांकन ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे ये कह रहा है कि जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी अन्य व्यक्ति को जो है अध्यक्ष निर्धारित करता है। उल्लेखनीय है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त हो तो सभापति तालिका पैनल का सदस्य का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा जो है ना घोषित किया जाता है। बताइए क्या होगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। तो कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है कि चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। और आगे कह रहा है कि नवगठित संसद के पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच अध्यक्ष का जो है ना चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं और आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित में 3 मामलों में इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, पहला क्या है, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, और दूसरा क्या, यदि वह उपाध्यक्ष को सम्मिलित करने और हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करे, और तीसरा क्या कर रहा है कि यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त बहुमत यानी प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसके पद से क्या हटाए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि हालांकि ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे संकल्प को जो है ना प्रस्तावित करने के आस की कम से कम 14 दिन जो है ना पूर्व सूचना ना दे दी गई हो। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष जो है ना पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार क्या है, होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार जो है ना नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38-33 पे कह रहा है कि कोयला भंडार कोयला भंडार में प्रथम राज्य कौन सा है। बताइए कोयला भंडार में प्रथम राज्य कौन सा है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड है। क्या है, झारखंड। तो कोयला भंडारण में प्रथम राज्य बोलेगा तो झारखंड है, और कोयला के संचित भंडार का क्रम बोलेगा तो राज्यभार में क्या है, तो पहले हो जाएगा झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत में कुल संचित भंडार का लगभग 99% कोयला गोंडवाना संरचना में पाया जाता है, जिसका निर्माण मुख्यतः कार्बोनिफेरस एवं पार्मियन काल में हुआ था। शेष कोयला टर्शियरी काल का है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, पेंच आदि नदी घाटियों का जो है ना कोयला क्षेत्र है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र बोल रहा है कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी असम, जम्मू कश्मीर, कालीकट क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। कोयला उत्पादन का क्रम बोलेगा तो राज्यभार में कौन सा है, तो कौन को देखिए छत्तीसगढ़ है, उसके बाद क्या है तो उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद क्या है तेलंगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया। बताइए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रूसो के द्वारा लिखा गया है। ये कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है रूसो के द्वारा लिखा गया है। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुवाद की रचना 1762 में किया। इसी में पुस्तक में यह प्रसिद्ध वाक्य जो है ना कहा गया है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से क्या है जकड़ा है। ये जो है रूसो के द्वारा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ लिखा गया है। और रूसो का पूरा नाम बोलेगा तो जाक रूसो था। ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। इसने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया था, और इसका प्रसिद्ध पुस्तक बोलेगा तो द स्पिरिट ऑफ लव था। याद रखिएगा। और दिदरो फ्रांस का राजनीतिक विचारक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है। बताइए कह रहा है कि कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तूतीकोरिन में। क्या होगा, तूतीकोरिन में।
तो कह रहा है तूतीकोरिन पूर्वी तट पर स्थित है, और तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में जो है ना स्थित है, त से तूतीकोरिन, त से तमिलनाडु। और कोल्लम जो है केरल में है, यहाँ अष्टमुडी बैक वाटर्स पश्चाल स्थित है। एर्नाकुलम में भी केरल में है, यह मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है, और कोचिन केरल में स्थित है, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे करा है 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं सूची में कौन सी भाषा जो है ना जोड़ी गई, बताइए। 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं सूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संथाली जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं सूची में संथाली भाषा को जोड़ी गई। और 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 नई भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडमास जोड़ी गई। इस प्रकार 8वीं सूची में अब तक कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का क्या है उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे करा योजना आयोग जो है ना किस वर्ष स्थापित हुआ था, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1950 में हुआ था। कब हुआ था योजना आयोग, क्या स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था। तो कह रहा है कि योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था, और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, और भारत में पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा जो है लागू किया गया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो है ना गठन किया गया, मतलब स्थापना किया गया। और नीति आयोग जो है सरकारी संघवाद के विचार के साथ कार्य करता है, और नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्था है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था, जबकि नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण पर क्या है केंद्रित है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम, SDG, इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन आदि पहलों को क्या है शुरू किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि देखिए इसमें सही सम्मिलित करें, इसमें सही सम्मिलित करें, इसमें सही कौन सा है बताइए। देखिए इसमें जो उत्तर होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए भारत का संघ बोलेगा तो क्या होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है, प्रधानमंत्री। अगर राज्य में बोलेगा तो कौन होता है, राज्यपाल होता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। नगर निगम में कौन होता है, तो नगर निगम में बोलेगा तो क्या होता है बताइए। नगर निगम में बोलेगा तो क्या होता है, तो महापौर होता है। क्या होता है, महापौर। ग्राम पंचायत में बोलेगा तो सरपंच होता है, याद रखिएगा। तो भारत का संघ बोलेगा प्रधानमंत्री, राज्य में बोलेगा तो राज्यपाल होता है, नगर निगम में महापौर, और ग्राम पंचायत में बोलेगा तो सरपंच होता है। देखिए भारत का संघ बोलेगा तो प्रधानमंत्री, राज्य में बोलेगा तो कौन होता है, राज्यपाल होते हैं, नगर निगम में कौन होते हैं, तो महापौर होते हैं, ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। प्रधानमंत्री भारत में सरकार का वास्तविक प्रधान प्रमुख होता है, अर्थात प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है, प्रमुख होता है। अब भारत में संसदीय व्यवस्था लागू है, जिसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है, अर्थात राष्ट्रपति राज्य जो है ना देश का क्या होता है, प्रमुख होता है। आगे कर अनुच्छेद 75 में वर्णित है, अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है। और राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है ना कार्य करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 153 में जो है राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है। तो राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में है। और नगर निगम शहरों में स्थानीय स्वशासन का सबसे ऊपरी स्तर होता है। ठीक है। तो नगर निगम शहरों में स्थानीय स्वशासन का सबसे ऊपरी स्तर होता है, इसके प्रमुख महापौर कहा जाता है। और 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया। तो आगे देखिए कह रहा है कि ग्राम पंचायत गाँवों में स्थानीय स्वशासन संबंधित है, इसके प्रमुख सरपंच कहा जाता है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 39 पे देखिए। मैं तो क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा बता देते हैं क्या होगा आंसर। 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 71 होगा। क्या होगा, 71 होगा। चलो आगे देखिए कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, बताइए। GI टैग जो होता है किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, WTO के द्वारा जो है GI टैग दिया जाता है। तो GI टैग जो है WTO विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। और GI टैग भौगोलिक संकेत मतलब क्या है, जोग्राफिकल इंडेक्स होता है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकल इंडेक्स होता है। और यह एक ऐसा पद है, चिन्ह होता है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर या मूल से संबंधित होते हैं। आगे कह रहा है कि GI टैग जो है उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है तथा उत्पाद को दूसरे द्वारा नकल या अनुकरण करने में क्या होता बचाता है। एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिए जो है ना दिया जाता है। और GI टैग WTO के TRIPS बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है।
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया और WTO को 1995 में गैट के स्थान पर अपनाया गया था। और गैट का स्थापना कब हुआ था? 1947 में गैट का स्थापना हुआ था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना माराकेश समझौता 1994 के परिणाम स्वरूप किया गया था। WTO का मुख्यालय बोले जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और भारत WTO का संस्थापक, भारत WTO का संस्थापक सदस्य बोलेगा तो गैट से ही है। क्या है? गैट से ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कर रहा है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बताइए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम। क्या होगा? शाह आलम। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक बोलेगा शाह आलम द्वितीय था। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। और यह युद्ध अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अथवा अवध के नवाब सिराजदौला के संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध, जिसमें हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना विजयी हुई। आगे कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का जो है ना पुनः स्थापित कर दिया गया। तो कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बेंसी टाट था तथा दिल्ली मतलब भारत का नवाब शासक बोलेगा शाह आलम द्वितीय था। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। और 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम जो है ना संधि किया था। 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध पर नवाब सिराजदौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि किया था। तो 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजदौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है? बताइए, अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है? इसमें जो है ना एक तरह से इसमें ऑप्शन में क्या होगा? इसमें दो आंसर होगा। क्या होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र कार्यपालिका, और क्या होगा? शक्ति विभाजन होगा। इसमें दोनों होगा। क्या होगा? बी और सी दोनों होगा। इसलिए देखिए स्टार दिया हुआ, इसमें कथन बी और सी क्या है? दोनों सही है। अध्यात्मक सरकार की विशेषता शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र कार्यपालिका होता है। अमेरिका में जो है ना अध्यक्षीय प्रणाली लागू है। आया कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली लागू है, जिसे ब्रिटेन से अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होती है। आय कर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति की शासन वाली व्यवस्था, सरकार के कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। यह ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा आदि में क्या है? प्रचलित है। तो कह रहा है संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। यह ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा आदि में क्या है? तो प्रचलित है। आगे कह रहा है अध्यक्षीय सरकार को गैर उत्तरदायी या निश्चित सरकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और यह अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि में क्या है? देशों में प्रचलित है। तो आगे देखिए 43 नंबर रीजनिंग क्वेश्चन है। पुलिस को जो है ना ECILOP कहा जाता है, तो राइटर को जो है ना क्या कहा जाएगा? किससे मतलब लिखा जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे को देखिए, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, आकृति को पूरा करना है। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है, क्या होती है? बताइए। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होती है, क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC को पदार्थ को पांचवी अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की अन्य 4 अवस्थाएं इस प्रकार है। क्या है? तो ठोस है, द्रव है, और क्या है? गैस है और प्लाज्मा है। ठीक है, तथा प्लाज्मा है। आगे कह रहा है 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया है। ठीक है। आगे कह रहा है कि समान वायु के घनत्व 1,00,000वें भाग को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने में से जो है ना BEC तैयार होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण तब होता है जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। ब्रह्मांड का जो है ना 96% हिस्सा प्लाज्मा से बना है। तो ब्रह्मांड का 96% हिस्सा जो क्या है? प्लाज्मा से बना है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से अंतरिक्ष के डार्क एनर्जी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से अंतरिक्ष के डार्क एनर्जी के विषय में क्या होता है? जानकारी मिलता है।
आगे देखिए, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको विषम हटना है। इसमें क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 47 में क्वेश्चन कह रहा है कि मुंगेर जिला, कह रहा है कि मुंगेर जिला किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती, बताइए। मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मधेपुरा का नहीं लगता है, लेकिन भागलपुर, लखीसराय, जमुई लगता है। तो कह रहा है मुंगेर जिला से मधेपुरा जिला स्थलीय सीमा नहीं लगती है। मुंगेर से सीमा साझा करने वाला जिला बोलेगा तो बांका है, जमुई है, लखीसराय है, बेगूसराय है, खगड़िया है, क्या है, भागलपुर है। तो मुंगेर से सीमा साझा करने वाला जिला बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर है। मुंगेर से जब पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण काल के छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि बिहार भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है। बिहार का नाम बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण पड़ा है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में क्या, उत्तर प्रदेश है। तो बिहार का जो मैप है, बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में क्या, उत्तर प्रदेश है। अब बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, इसके ऊपर भी देखे थे। और जिला बोलेगा तो 38 जिले हैं। और बिहार का स्थापना 22 मार्च को हुआ था। और बिहार का जो है ना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को। और बिहार एक क्या है, भू अवध मतलब लैंड लॉक्ड राज्य है, याद रखिए, ठीक है, भू अवध राज्य है। चलिए क्वेश्चन 48 पे कह रहा है पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, बताइए। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, बताइए, क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, 48 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, पोरबंदर। क्या होगा, पोरबंदर। तो कह रहा है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, पोरबंदर से जोड़ता है। तो कह रहा है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। और उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर को द्वारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा गया है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर तथा पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में क्या है, काटती है। आगे कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 बड़े मेगा सिटी क्या है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जो है ना जोड़ा गया है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो है 4 बड़े मेगा सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ा गया है। और आगे कह रहा है कि भारतमाला परियोजना क्या है, देखिए। कह रहा है इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया और यह सड़क विकास से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सड़क विकास से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए सेतु भारतम योजना क्या परियोजना क्या है, तो इसे वर्ष 2016 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो भारतमाला बोले 2015 में, हाँ, सेतु भारतम परियोजना बोले 2016 में शुरू किया गया था। और इसमें इसका उद्देश्य NH मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे को सुरक्षित एवं निर्बाध बनाने हेतु रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 49 पे कह रहा है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया है, बताइए। ऑप्शन में बताना है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर को। तो हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मृत्यु के बाद भारत रत्न सम्मान दिया गया। और कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को जनक नायक के नाम से जो है ना जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को 1970 से 71 तथा 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के जो है 11वें मुख्यमंत्री रहे थे। आगे कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण और लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने मुख्यमंत्री का कार्यकाल में 1970 से 79 के दौरान OBC के आरक्षण के लिए मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों पर लागू किया था। आगे कह रहा है कि वर्ष 2024 में 5 प्रमुख व्यक्तियों को भारत रत्न से प्रदान किया गया, जो अब तक सर्वाधिक है। कितने लोगों को, 5 लोग को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, M.A. स्वामीनाथन को दिया गया है, PV नरसिम्हा राव को दिया गया है, और इस PV नरसिम्हा राव को दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया। तभी हाल ही में 2024 में जो है ना 5 प्रमुख व्यक्ति को जो है भारत रत्न दिया गया। कौन कौन को, तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, M.A. स्वामीनाथन को दिया गया, PV नरसिम्हा राव को दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया। याद रखिए, कर्पूरी ठाकुर 1, M.A. स्वामीनाथन 2, PV नरसिम्हा राव 3, लाल कृष्ण आडवाणी 4 और चौधरी चरण सिंह को दिया गया। तो कितने व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कर रहा है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, बताइए। कोयना बांध जो है किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो कह रहा है कोयना बांध जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया एक मलबा कंक्रीट बांध है। कोयना नदी पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। तो कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया है और यह मलबा कंक्रीट बांध है जो कोयना नदी के पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना जो है ना, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और कोयना बांध जल विद्युत नंबर 51 से कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है अनुच्छेद 21 का जो संबंध है ना वो किससे है, बताइए। अनुच्छेद का जो 21 का संबंध है वो किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वो किससे है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से। क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए। देखिए कह रहा है
कि अनुच्छेद 21 का जो संबंध है, अनुच्छेद 21 का जो संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से है। अनुच्छेद 21 में बारे में बोल रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जो है ना वंचित नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, कह रहा है अनुच्छेद 21 कह रहा है, तो याद रखिए पहले तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 का जो संबंध है उस किससे संबंधित है, तो इसका संबंध मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 21 है। अनुच्छेद 21 के बारे में बोल रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और अधिकार, ठीक है, के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से क्या है, तो वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से जो है ना 35 तक मूल अधिकारों की जो है ना चर्चा है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मूल अधिकारों का जो चर्चा है वो किस भाग में है, तो भाग 3 में, याद रखिएगा। तो मूल अधिकारों का चर्चा किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और कितना से कितना अनुच्छेद के बीच है, तो याद रखिए 12 से 35 तक किसका मतलब वर्णन किया गया है, तो मूल अधिकारों का चर्चा किया गया है, ठीक है। और किस भाग में, तो भाग 3 में है। आगे कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि भारतीय वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के जो है ना मौलिक अधिकार की चर्चा है। तो वर्तमान संविधान में जो है ना 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा है। पहला देखिए कह रहा है समता का अधिकार। समता का अधिकार कितना है, तो 14 से 18 है, देखिए, ठीक है। समता के अधिकार क्या है, तो 14 से 18, उसमें 6 प्रकार का जो है ना दिया हुआ। देखिए पहला क्या है, समता का अधिकार है, तो 14 से 18। दूसरा क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, तो 19 से 22 है। तो कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारतीय मतलब वर्तमान संविधान में जो है कितने प्रकार का मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया, तो 6 प्रकार किया गया है। क्या क्या है, तो पहला है समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना, अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा कितना, तो 25 से 28 है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बोलेगा कितना, अनुच्छेद 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलेगा कितना, आर्टिकल 32 में। इससे जो है ना क्वेश्चन बिहार दरोगा में 1-2 बार पूछ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए इस सब पॉइंट को ना याद रखिएगा। तो याद है कि भारतीय संविधान में जो है ना 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। तो पहला क्या है, तो समता का अधिकार है। समता का अधिकार क्या है, 14 से 18 है। और स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो क्या है, स्वतंत्रता के मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 19 से 22 हो जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बोलेगा तो 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें संविधान की आत्मा कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर बोले थे, वो किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 32 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 52 पे। कह रहा है कि पहाड़ों पर जल उबलता है, बताइए किस पर। कह रहा है कि पहाड़ों पर जल जो उबलता है, बताइए किस पर, कितना ताप पर उबलता है, बताइए। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, समुद्र के तल से कम ताप पर उबलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि पहाड़ों पर जो जल उबलता है वो कैसे उबलता है, तो समुद्र के तल से कम ताप पे क्या होता है, उबलता है। ये कह रहा है कि पहाड़ों पर जल समुद्र के तल से कम ताप उबलने लगता है। समुद्र तल पर जल का क्वथनांक जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिएगा कि समुद्र तल पर जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर जल उबलने लगता है। जिसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम हो जाता है, और वह कम ताप पर ही क्या लगता है, उबलने लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, चलिए आगे देखिए। कह रहा इसी कारण, कह रहा है ना, इसी कारण प्रेशर कुकर जो है, इसी कारण प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है और खाना जो है ना देरी से पकता है। यह पकने में क्या होती है, कठिनाई होती है, यही कारण होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसी कारण क्या होता है ना कि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पे क्या होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है वो बढ़ जाता है और फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर क्या होता है, दाब कम होने के कारण क्या होता है, क्वथनांक वहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा और खाना देरी से पकता है। यह पकने में क्या होती है, मतलब परेशानियाँ होती, मतलब कठिनाइयाँ होती है। चलिए आगे देख रहा है, कह रहा है कि दाब कम होने के कारण जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो उसके नाक से खून आने लगती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का जो आंतरिक दाब बाह्य दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो कह रहा है कि दाब कम होने के कारण ही जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो नाक से खून आने लगती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का जो आंतरिक दाब होता है बाह्य दाब से क्या होता है, तो अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन और भाई 53 पे कह रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष जो है ना किसे कहा जाता है, बताइए। आधुनिक भारत का जो प्रथम पुरुष है वो किसे कहा जाता है,
तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को जो है ना आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो कह रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और आगे देखिए कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या तो क्वेश्चन को ना हमेशा हम याद करिए, क्योंकि इस क्लास में पर्पस यही है ना कि आपको सारा क्वेश्चन हम याद करवाएं। तो याद रखिए कि अगर पूछेगा कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था 1774 ईस्वी में राधानगर नामक जो है ना बंगाल के एक गांव में हुआ था। और राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का क्या किया, अध्ययन किया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 54 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 54 पे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत जो है ना क्या है, बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्पर्धा है। क्या है, प्रतिस्पर्धा है। देखिए कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल सिद्धांत गला काट प्रतिस्पर्धा है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक आर्थिक प्रणाली है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के साधनों के निजी स्वामित्व की विशेषता है, याद रखिएगा। तो कह रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के संसाधनों के निजी स्वामित्व की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और व्यवसाय अपने स्वयं के आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और बाजार आपूर्ति और मांग के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या है, निर्धारित है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और व्यवसाय अपने स्वयं के आर्थिक निर्णय लेने के लिए क्या है, तो स्वतंत्र है और बाजार आपूर्ति और मांग के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या है, निर्धारित करता है। आगे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका आमतौर पर बाजार को विनियमित करने और निजी संपत्ति अधिकारों की जो है ना रक्षा करने तक क्या है, तो सीमित है। आगे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यवसायों के लिए लाभ प्राथमिक प्रेरणा है और प्रतिस्पर्धा को नवाचार और दक्षता के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में जो है ना देखा जाता है। आगे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं क्या क्या है, तो देखिए पहला निजी संपत्ति है, दूसरा मुक्त बाजार है, तीसरा लाभ का मकसद है, और आगे ये कह रहा है कि गला काट प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा है और सरकार का सीमित अधिकार है, और छठा क्या उपभोक्ता है, और सातवां क्या है, श्रम विभाजन इत्यादि है। ये सब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या है, विशेषताएँ हैं। आगे कह रहा है कि विश्व के अधिकांश विकसित देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे कहाँ, अमेरिका में है, जापान में है, यूके में है, सिंगापुर में है। तो याद रखिएगा विश्व के अधिकांश विकसित देशों में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में कौन कौन देश है, तो अमेरिका है, जापान है, यूके, सिंगापुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आई 55 पे कह रहा है डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का जो है ना प्रयोग होता है, बताइए। कह रहा है कि डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइगेजेज होता है। क्या होता है, लाइगेजेज। तो कह रहा है डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु जो लाइगेजेज का जो है ना प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि डीएनए के प्रतिबंधन में प्रतिबंध एंजाइमों के बड़े वर्ग से संबंधित है, जिसे न्यूक्लिएज कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सो न्यूक्लिएज और एंडो न्यूक्लिएज होता है, ठीक है। एक्सो न्यूक्लिएज कह रहा है कि डीएनए के सिरों में न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं, जबकि एंडो न्यूक्लिएज डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थानों को क्या करते हैं, कटौती करते हैं। आगे कर रहे हैं प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए, कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में विशिष्ट पैलिडोमिनेटिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमणों को क्या करता है, पहचानता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों के समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होते हैं, जो डीएनए लाइगेजेज की सहायता से आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि डेमेट्रियस किसके समकालीन थे, बताइए। डेमेट्रियस किसके समकालीन थे, इसका सही उत्तर होगा 56 का ऑप्शन नंबर सी, सालिसुका। क्या होगा, सालिसुका। तो कह रहा है कि डेमेट्रियस मौर्य शासक सालिसुका के समकालीन था। डेमेट्रियस प्रथम भारत पर आक्रमण या भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक था। तो कह रहा है कि डेमेट्रियस प्रथम भारत पर आक्रमण या भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक था, और इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर क्या किया, अधिकार कर लिया। चलिए आगे कह रहा है कि इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण कर और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में क्या है, सिक्के चलाए।
तो कह रहा है कि डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण करके यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले क्या करवाए, तो सिक्के चलवाए। चलिए आगे आइए। आगे देखिए, कह रहा है कि राजपाल, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि राजपाल, कह रहा है कि राजपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, सही चुने, मतलब सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि राजपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, सही कूट का चुनिए। देखिए पहला क्या करा ऑप्शन में कि मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, विधानसभा को भंग करने हेतु, और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर। क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 1, 3, 4 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राजपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, मतलब राजपाल जो होता है ना, किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, उसके बारे में सही कथन को चुनना था ऑप्शन के अनुसार। तो जो है ना, मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु सिफारिश कर सकता है, और विधानसभा को भंग करने हेतु करता है, और क्या है तो राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पे करता है। कौन करता है, राजपाल राष्ट्रपति को क्या करता है, सिफारिश करता है। आगे देखा रहा है कि राजपाल राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश कर सकता है। पहला क्या है, मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, दूसरा है विधानसभा को भंग करने हेतु, और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर जो है कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 356 में है। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है ना हटाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर जो है ना स्थित है, बताइए। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस पर्वत पर स्थित है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, माउंट आबू पे। क्या है, माउंट आबू पे। तो कह रहा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री सेनानायक विमल शाह ने 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान दिलवाड़ा जैन मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो कह रहा है कि चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री सेनानायक विमल शाह ने 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान दिलवाड़ा जैन मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। और यह 5 मंदिरों का क्या है, तो समूह है। देखिए पहला क्या है, तो विमल जो है ना बसाई, मतलब प्रथम जैन तीर्थंकर आदित्यनाथ को समर्पित है। दूसरा क्या है, लूना बसाई है जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। और पीतल हार ये क्या है, तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। और पार्श्वनाथ क्या है, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। और महावीर स्वामी बोलेगा तो अंतिम तीर्थंकर महावीर को क्या है, तो समर्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेठी, मतलब जो है ना चिराग चंद्रशेखर सेठी के बारे में बोल रहा है, किस खेल से संबंधित है बताइए। पूछा है कि ये जो खिलाड़ी है चिराग चंद्रशेखर सेठी जो है, इनका संबंध किस खेल से है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैडमिंटन से। क्या है, बैडमिंटन से है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेठी का संबंध जो है ना बैडमिंटन से है। आगे कह रहा है चिराग सेठी को जो है ना, यहाँ पे चंद्रशेखर नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा, चिराग सेठी बस याद रखेगा तो आपको इजीली जो है ना याद हो जाएगा। तो चिराग सेठी को वर्ष 2023 में जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से क्या किया, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है त्वरित कार्य बल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन जब एग्जाम होता बहुत चर्चा में था। कह रहा है त्वरित कार्य का बल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, CRPF का है। क्या है, CRPF का है। तो त्वरित कार्य बल RAF CRPF का भाग है। त्वरित कार्य बल RAF की स्थापना 1992 ईस्वी में दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि समाजवादी विचार किसने स्वीकार नहीं करता, बताइए। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता, बताइए। यहाँ पे किसे स्वीकार नहीं करता इसके बारे में पूछा, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति। क्या होगा, निजी संपत्ति। तो कह रहा है समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है, तो निजी संपत्ति को नहीं करता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को करता है, पूंजी को करता है, और आर्थिक समानता को जो है ना करता है। ABC को करता है, लेकिन निजी संपत्ति को क्या है, तो नहीं करता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि समाजवादी विचार निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है। समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसे उत्पादन और संपत्ति के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, जिसका नियंत्रण राज्य करता है। ठीक है। आगे कह रहा है समाजवाद की विशेषताएं क्या है, तो वर्गहीन समाज जिसमें अमीर और गरीब के बीच कोई भेद नहीं है। दूसरा कह रहा है सभी संसाधनों का समान स्वामित्व या सामूहिक स्वामित्व होता है। और तीसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आय का समान वितरण है। और बाजार शक्तियों का क्या है, तो अभाव है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है, बताइए। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्विवाह। क्या होगा, अंतर्विवाह कहलाता है। तो अपनी जाति में विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। अंतर्विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी
वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों से ही वर वधू को जो है ना चुनना पड़ता है। वे उस वर्ग से बाहर किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। अंतर्विवाह जो है ना दो नियम है, एक जातीय अंतर्विवाह है और एक है उपजातीय अंतर्विवाह है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है इसमें रीडिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि विषम संख्या चुनिए। इसमें कह रहा है विषम क्या होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सिर पेट क्या होगा, ये अलग है, लेकिन पैर, टखना, हाथ, कलाई, बाहें, कंधा, ये सब क्या है, तीनों एक समान है, लेकिन सिर पेट क्या है तो अलग है। तो कह रहा है कि पैर में टखना होता है, हाथ में कलाई होता है एवं बाएं में कंधा होता है, जबकि सिर में क्या होता है, पेट नहीं होता, इसलिए क्या है तो गलत, मतलब अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, बताइए कौन है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु है। क्या है, बेंगलुरु। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। अब भारत के विभिन्न शहरों एवं उसके उपनाम है, देखिए अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं, बेंगलुरु कहते हैं। और बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, पानीपत को कहते हैं। रैलियों का शहर किसे कहते हैं, नई दिल्ली को कहते हैं। अब महलों का शहर किसे कहते हैं, कोलकाता को कहते हैं। और त्योहारों की नगरी बोले किसे कहते हैं, मदुरई को बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता है, बताइए, देखता था, बताइए। कह रहा है कि मुगल काल में पूरे राज्य का जो वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान देखता था। कौन देखता था, दीवान देखता था। तो कह रहा है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था दीवान नामक अधिकारी देखता था। दीवान शब्द फारसी मूल शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष किया था। यह वित्त वर्ष एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता है। आगे कह रहा है दीवान की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जैसे दीवाने खालिसा, शाही भूमि का देखभाल करने वाले अधिकारी होता था। कौन, दीवाने खालिसा। और दीवाने तन क्या था, तो वेतन तथा जागीरों को देखभाल करने वाला था। और जो है ना आगे मुस्तौफी क्या था, तो आय व्यय का निरीक्षक था। और मुसारिफ तक क्या था, तो लेखाधिकारी था। चलिए आगे आइए, आगे कह रहा है कि अमील क्या था, तो अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष के इस पद का गठन किया। यह परगने का वित्त अधिकारी होता था। और आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, अमल गुजार जिला में राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था। जो अमल गुजार था वो जिला में राजस्व का जो है ना प्रमुख अधिकारी होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है 2SO2 + O2 अभिक्रिया करवाए 2SO3 ऊष्माक्षेपी है, तो क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च दाब उत्प्रेरक और क्या है, निम्न ताप होगा। ठीक है, तो कह रहा है उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः यह निम्न ताप पर क्या अनुकूल होती है। मोलों की संख्या में कमी होती है, अतः अभिक्रिया उच्च दाब पर क्या होता है, अनुकूल होती है। जैसे 2SO2 है, O2 अभिक्रिया करवाए 2SO3 प्लस क्या है, यहाँ पे क्या है, तो ऊष्माक्षेपी है, मतलब यहाँ पे इसका जो है ना ताप मतलब क्या है, ऊष्माक्षेपी है। ये कह रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे देखिए 2 मोल है, यहाँ पे क्या 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे क्या है ताप, मतलब ताप है, और क्या है ऊष्माक्षेपी है, मतलब निगेटिव में है। आगे कह रहा है यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्मादायक है, इसे आयतन की कमी होती है। प्रतिकारण मतलब रिएक्टेंट के अति जो है कर रहा है रिकैंटेंट मतलब कि 3 अणु प्रतिफल के 2 आयतन पे क्या करता है, निर्माण करते हैं। आगे कह रहा है दाब का जो है ना प्रभाव क्या होता है, तो यदि ऊपर से साम्य का दाब बढ़ा दिया जाए तो ली चेल्टियर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया जो होता है, ठीक है, इसी में कह रहा है इसी बाहरी दाब को नष्ट करने की चेष्टा करेगी और अभिक्रिया जो है ना उसी दिशा में होगी जिससे आयतन में क्या हो, कमी हो जाए। चूँकि अंतिम अभिक्रिया में आयतन कम होता है, अतः दाब अधिक करने पे SO3 का क्या होता है, अधिक बनेगा। आगे कह रहा है ली चैटेलियर का सिद्धांत क्या है, यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्यावस्था में हो और साम्य निर्धारण करने वाले एक या अधिक कारण सांद्र ताप दाब बदल दिए जाएं तो अभिक्रिया ऐसी दिशा में होने लगेगी जिससे परिवर्तन का प्रभाव जहां तक संभव हो समाप्त हो जाएगा। आगे कह रहा है ताप का प्रभाव क्या होता है, तो अगर साम्य का ताप कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया की चेष्टा उस तरफ जाने की होगी जिस ओर जाने से अधिक ताप निकलेगा, अतः उपरोक्त अभिक्रिया का ताप घटाने से अधिक SO3 बनेगा क्योंकि अभिक्रिया उसमें क्या होता है, ऊष्मादायक है। आगे कह रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन अर्थात ऊष्मा सिस्टम निकलकर परिवेश में प्रवेश करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कौन सा कथन जो है ना असत्य है, बताइए। इसमें असत्य कथन छांटना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। क्या है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से क्या बनता है, तो यौगिक बनता है। और यौगिक का जो है ना गुण मूल तत्वों से क्या होता है, भिन्न होता है, भी क्या है, तो सही है। और मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से क्या है, बनता है, क्या है, तो गलत है।
दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, क्या है? गलत है। और आगे कह रहा है कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन से बनता है, क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो ए, बी और क्या है? डी सही है। इसमें क्या है? तो सी गलत था। तो कह रहा है मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से जो है ना बनता है, ये कथन क्या है? असत्य है। यही क्या होता है? तो कह रहा है दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है एवं उसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक संवर्धा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। आगे कह रहा है यौगिक का संगठन हमेशा निश्चित होता है, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्म से क्या होता है? भिन्न होता है। आगे कह रहा है कि किसी यौगिक के घटकों को रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सकता है, लेकिन भौतिक विधियों द्वारा नहीं। आगे कह रहा है मिश्रण क्या है? तो मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपातिक नियम को पूरा किए बिना रासायनिक संयोग से मिलता है तथा जिसकी अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक और भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि वायु कई गैसों मतलब धूल कणों का मिश्रण है। आगे कह रहा है कि समुद्री जल कई लवणों का मिश्रण है जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रमुख तत्व है। आगे कह रहा है मिश्रण के अवयवी पदार्थों की प्रकृति तथा बने मिश्रण के गुण एवं संगठन के आधार पर समांगी एवं असमांगी मिश्रणों में क्या होता है? विभाजित कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है सैंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? बताइए सैंडल पीक जो है वो किस द्वीप पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंडमान पे है। तो कह रहा है सैंडल पीक जो है किस द्वीप पर अवस्थित है? तो उत्तरी अंडमान में है। तो कह रहा है कि सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। तो सैंडल पीक जो है ना उत्तरी अंडमान द्वीप का जो है ना पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है? तो उच्चतम बिंदु है और सैंडल पीक नेशनल पार्क से क्या है? घिरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है कि लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? बताइए लैंगरहैंस द्वीप जो है किस अंग का भाग है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय। तो कह रहा है लैंगरहैंस द्वीप का जो है अग्नाशय का भाग है और लैंगरहैंस द्वीप की खोज पॉल लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री द्वारा 1869 में किया गया था। याद रखिए कि लैंगरहैंस द्वीप की खोज जो है ना पॉल लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1869 में किया गया था। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं अल्फा बीटा गामा होती है। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीप में अल्फा कोशिका में ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन तथा गामा कोशिका में जो है ना सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो याद रखिएगा कि लैंगरहैंस द्वीप का कोशिका में जो है ना 3 तरह के होता है, अल्फा बीटा गामा होता है। तो अल्फा कोशिका में ग्लूकागॉन हार्मोन होता है और बीटा कोशिका में इंसुलिन होता है और गामा कोशिका में जो है ना सोमैटोस्टेटिन हार्मोन होता है। आगे ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे रीनिंग का क्वेश्चन है कि थल सेना का संबंध स्थल से है तो नौ सेना का संबंध किससे? बताइए ये क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल से है। थल सेना स्थल पे जमीन पे रहता है ना, तो नौ सेना कहाँ रहता है? पानी में रहता है, मतलब जल में रहता है। जिस प्रकार थल सेना का संबंध स्थल से है उसी प्रकार नौ सेना का जल संबंध किससे? जल से है। आगे कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य क्या है? बताइए मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में पूछा है कि सत्य क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अम्ल में लाल क्षारक में पीला। तो कह रहा है मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल गुलाबी तथा क्षारक में क्या होता है? पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का आणविक सूत्र C14H14N3NaO3 एक मिनट का यहाँ पे कह रहा है ना कि मिथाइल ऑरेंज का जो आणविक सूत्र होता है C14H14N3NaO3S है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का जो आणविक सूत्र है याद रखिएगा। इसका pH बोले रेंज बोले 3.1 से 4.14 होता है। मतलब मिथाइल ऑरेंज का जो होता है pH मान कितना? 3.1 से 4.4 होता है। और इसका उपयोग अम्ल एवं क्षार के अनुमान के लिए संकेतक के रूप में क्या किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर 72 कर रहा है लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? बताइए कह रहा है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का 10वां हिस्सा। क्या होगा? लोकसभा का 10वां हिस्सा, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु लोकसभा के कुल सीटों का 10वां हिस्सा 55 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटें कितनी? 543 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है
संयुक्त राष्ट्र जो का मुख्य क्या है, न्यायिक अंग है। आगे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में काम करना क्या किया, शुरू किया गया। तो कह रहा है यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया और अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया गया। आगे कह रहा है न्यायालय किस मामले में जो है ना, कह रहा है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बताइए। इसमें कह रहा है निम्न में से सत्य कौन सा है, बताइए। हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, मतलब चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में भी और पंचायतों के सीटों का आवंटन में भी क्या है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो कह रहा है कथन 1 कथन 2 सत्य है, क्योंकि दोनों मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का क्या करती, गठन करती है। परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में क्या करता है, सीमांकन करता है। आगे कह रहा है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो परिसीमन आयोग का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है तथा यह निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। कौन, परिसीमन आयोग। आगे कह रहा है कि पहला परिसीमन कार्य 1950 से 51 में हुआ था तथा आखिरी परिसीमन आयोग का जो गठन हुआ था 2002 में किया गया था। ठीक है, तो पहला परिसीमन कार्य जो है 1950 से 51 में हुआ था तथा आखिरी परिसीमन का आयोग का जो गठन हुआ था 2002 में हुआ था। और 84वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अगले परिसीमन को जो है ना 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जो 2001 के जनगणना के आधार पे होगा, जबकि वर्तमान परिसीमन 1971 के जनगणना पे क्या है, आधारित है। आगे कह रहा है कि पंचायतों में सीटों का आवंटन फार्मूला संसद तथा राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो कह रहा है पंचायतों में सीटों का जो आवंटन का फार्मूला संसद तथा राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और आगे कह रहा है अनुच्छेद 247 के घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान जो है किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिए अनुच्छेद 247 के घ में है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है अनुसूचित जाति मतलब जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है। तो पिछड़े वर्गों के आरक्षण का जो फैसला है राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है। और महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल इसे बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है। बिहार सरकार द्वारा 2006 में पंचायत निकायों में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है ना, ये भी देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा 2006 में पंचायत निकायों में महिला का आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया, 50% कर दिया। चलिए क्वेश्चन रहा 75 पे कह रहा है कि 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 MS खान ने किया था। तो कह 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व MS खान ने किया था। 18 फरवरी 1946 को खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र व टिप्पणी आदि कारणों से रॉयल इंडियन नेवी के जहाज तलवार के गैर कमीशन कांड अधिकारियों और सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंज कहा जाता है, विद्रोह कर दिया। आगे कह रहा है विद्रोह का तत्कालीन कारण नाविक VC दत्त की गिरफ्तारी थी, जिन्होंने जहाज तलवार की दीवार पर अंग्रेज भारत छोड़ो लिखा था। ठीक है, आगे कह रहा है कि विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व MS खान उपाध्यक्ष मदन सिंह ने किया था। ठीक है, आगे कह रहा है विद्रोहियों को चलने के लिए सरकार ने एडमिरल गोल्फ्रेड को इस आदेश को भेजा कि ब्रिटिश फौजी को सारी सेना दमन के लिए लगा दिया जाए, भले ही संपूर्ण नौसैनिक शक्ति नष्ट हो जाए। 25 फरवरी 1946 को सरदार पटेल और जिन्ना के आश्वासन की उनका दमन नहीं किया जाएगा, विद्रोहियों का समर्पण कर दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त राज्य अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध जो है ना अभ्यास आयोजित किया था, बताइए। कह रहा है कि भारत ने फ्रांस और जो है ना UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C डेजर्ट नाइट। तो भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट नाइट जो है ना अभ्यास आयोजित किया है, और यह वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन जनवरी 2024 अरब सागर के ऊपर किया गया था। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोरोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है, बताइए। कह रहा है LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोरोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D भारत GPT। क्या है, भारत GPT।
तो कह रहा है LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रोवर AI कंपनी भारत GPT ने नाम से विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश में प्रचलित भाषा विविधता चुनौतियों का समाधान करते हुए 22 भारतीय भाषाओं में AI वार्तालापों संवादों को यहाँ बदलना है। आइए क्वेश्चन आइए 78 पे कह रहा है कि ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, बताइए किससे? ब्लड प्रेशर जो होता है किससे व्यक्त करते हैं, बताइए क्या होगा? तो 78 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सिस्टोलिक या क्या डायस्टोलिक। तो कह रहा है ब्लड प्रेशर में व्यक्त किया जाता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक, याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक द्वारा व्यक्त किया जाता है और रुधिर कोशिकाओं की दीवार पतली एवं गुहा संकरी मतलब नैरो होने के कारण दाब के साथ रुधिर को बहाया जाता है या दाब निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है एवं इसे सिस्टोलिक प्रेशर क्या कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभक द्वारा जो है ना उत्पन्न दाब के समान होता है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभक द्वारा उत्पन्न दाब के समान होता है। इस प्रकार निलय के प्रसारण से भी दाब उत्पन्न होता है। जब रुधिर आलिन से निलय में प्रवेश करता है तब इसे जो है ना डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यह 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के द्वारा दाब जो है ना दाब के समान होता है, ठीक है, उत्पन्न दाब के समान होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो है ना सिस्टोलिक प्रेशर मतलब डायस्टोलिक प्रेशर 120/80 के रूप में लिखा जाता है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का जो है सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120/80 मतलब 120 होता है सिस्टोलिक होता है, 80 क्या होता है डायस्टोलिक होता है। आगे कह रहा है रुधिर चाप उम्र बीमारी तथा विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को दर्शाता है, लेकिन प्रत्येक अवस्था के लिए एक परासर मान होता है। इस अवस्था के रुधिर चाप ज़्यादा घटने बढ़ने से वह शारीरिक अवस्था में क्या होता है दर्शाता है, शारीरिक अवस्था को क्या करता है दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे कह दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी, बताइए। दूसरी सबसे बड़ी पाचन पूछा है, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। इसकी लंबाई 6 से 10 इंच है। यह उदर के पीछे ऊपरी बाएं में उदर में स्थित होता है। अग्नाशय बहिस्रावी कार्य जिसे एंजाइम का उत्पादन शामिल होता है जो पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है सहायक होता है तथा अंतःस्रावी कार्य जो इंसुलिन और ग्लूकागोन के स्राव द्वारा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और यकृत जो होता है ना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। और दूसरी बोलेगा तो क्या होता है अग्नाशय होता है। यकृत क्या होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दूसरी पूछा था तो इसलिए क्या होगा अग्नाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे करा मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होती है? मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है। तो कह रहा है मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। किसी बिंदु पर स्थित ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा उतनी ही वृद्धि हो जाती है। किसी ऊंचाई एच पर स्थित ऊर्जा का अधिकतम होती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है उसके वेग में वृद्धि होती है और स्थितिज ऊर्जा में कमी तथा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला होता है तब इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, क्योंकि एच बराबर 0 हो जाती है। अतः ऊर्जा नष्ट नहीं होती है बल्कि परिवर्तन होती है। और प्रत्येक बिंदु काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब के मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी। अब पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बराबर अचर नहीं रहता है। तो कह रहा है अतः कहा जा सकता है कि मुक्त रूप से गिरते पिंड का ऊर्जा स्थिर रहता है, ठीक है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा 0 रहेगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी जब मतलब काइनेटिक बराबर क्या है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है परिवर्तित होता है। आगे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0 में क्या परिवर्तित होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए यहाँ पे कह रहा है अर्थार्थ में दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या है अचर होगा, ठीक है। 81 में क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा को पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला जो उपकरण होता है ना वो कौन सा है, बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेनीमीटर। क्या होगा प्लेनीमीटर। तो कह रहा है कि प्लेनीमीटर के द्वारा मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर क्या है तो हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या होता है तो सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या होता है तो एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति को मापते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर। और रोटामीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं रोटामीटर द्वारा एक बंद ट्यूब टाइप पाइप में तरल पदार्थ गैस के प्रवाह दर को क्या करते हैं मापा जाता है। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या रीजनिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको फुलफिल करना नंबर रीजनिंग है। यहाँ पर बताना है कि जो है ना यहाँ पे कैसा आकृति होगा। देखिए इसका 82 का आंसर क्या होगा।
इसका क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए होगा, इसका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इस कागज़ को अथी जो है ना काटना और मोड़ना था। ठीक है, आगे देखिए, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए। आगे तो रीडिंग क्वेश्चन है, बस देख लेना है कि हाँ किस प्रकार जो है ना रीडिंग पूछा हुआ है। नॉन वर्बल रीडिंग भी पूछता है, वर्बल भी पूछता है, नॉन वर्बल भी पूछता है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, चित्रों का सही मतलब समीकरण मतलब बैठाने बोल रहा है। देखिए, चलिए आगे देखिए, ये भी देखिए रीडिंग क्वेश्चन है 84 नंबर। और आगे देखिए 85 नंबर, ये देखिए 85 नंबर क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पिता की उम्र 4 वर्ष, इस तरह से आयु से क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन आया था आयु से। बाकी इसका पहले जो हम क्लास करवाए थे, सिलेबस का ही क्लास करवाया, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो सिलेबस का क्लास देख लीजिएगा, आपको उससे पता चल जाएगा ना कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मतलब किस सब्जेक्ट से कितना पूछा था और कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए सिलेबस का क्लास आप लोग जरूर देखिए, बहुत फायदा करेगा। आगे देखिए 84 नंबर हो गया। आगे इधर देखिए 85 हो गया, और 86 भी क्या है, इसमें त्रिभुज याद करना है। एक त्रिभुज का क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर करने से यही होता है ना कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रकार हम पढ़ें, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ना कि एक त्रिभुज से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए इस मतलब जो भी मतलब है प्रैक्टिस करते रहिएगा। मतलब बहुत सारा यूट्यूब पे चैनल पे आपको मतलब जो है ना त्रिभुज गणना करने के लिए आपको जो है रीजनिंग क्वेश्चन आपको मेंस में बहुत फायदा करेगा, क्योंकि रीजनिंग पढ़िएगा तो मेंस में आपका मेरिट बनाएगा। क्योंकि 20 सोचिए कि 20 रीजनिंग पूछा है, सिलेबस में करवाया था तो उसमें 20 रीजनिंग था। आप नहीं देखें जरूर देखिएगा सिलेबस वीडियो। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे दिशा ज्ञात करना है। आगे देखिए, ये भी देखिए दिशा, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आया है। देखिए आगे देखिए 89 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, मैथ का हो गया, सेकेंड मेथड बनाए हुए हैं सर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आइए आप थर्ड। देखिए थर्ड मेथड भी बना हुआ है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए क्या है, तो मतलब क्या है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, देखिए नॉन वर्बल रीडिंग कितना पूछा है, आकृति वाला, ये भी क्या है। तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 92 पे देखिए कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन द्वितीयक समूह का है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन द्वितीयक समूह का है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अस्पताल है। क्या अस्पताल, तो कह रहा है अस्पताल द्वितीयक समूह का उदाहरण है। द्वितीयक समूह उसे कहते हैं जो आकार में बड़े होते हैं, जिसके सदस्यों में घनिष्ठता का भाव होता है तथा जिनमें अव्यक्त संबंध पाया जाता है। उदाहरण में क्या है, महाविद्यालय है, अस्पताल है, श्रमिक संघ है और संसद है। आगे कह रहा है प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, जो आकार में छोटे हो तथा जिसके सदस्य आपस में निकट व्यक्तिगत चिरस्थायी संबंध रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक समूह कहते हैं। जैसे क्या है, परिवार है, मित्र है, पड़ोसी है, संबंधी है, क्या है, रिश्तेदारी, सब किस में आता है, तो द्वितीय मतलब प्राथमिक समूह में आता है, याद रखिएगा। और महाविद्यालय, अस्पताल, श्रमिक संघ और संसद क्या है, तो द्वितीय मतलब जो है ना द्वितीय समूह में आता है। और प्राथमिक बोलेगा तो परिवार, मित्र, पड़ोसी और संबंधी रिश्तेदार होता है। आगे देखिए, इसमें भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन एक आया था, श्रेणी क्रम में पूरा करना है। आगे देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही होगा ना, आपका पता चला है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमको पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कौन छोड़ना ये भी जरूरी होता है। आगे देखिए 95 का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है, बताइए। पीर पंजाल जो है किसके अंतर्गत आता है, बताइए क्या होगा। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, जम्मू कश्मीर। याद रखिए पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है, तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है देखिए कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आता है, और पीर पंजाल मध्य हिमालय का भाग है, और यह मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियों के महत्वपूर्ण कौन है, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नागटिम्बा और मसूरी है। तो कह रहा है कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियाँ महत्वपूर्ण है, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नागटिम्बा तथा मसूरी है। आगे देख कह रहा है कि हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग होता है, बताइए। कह रहा है हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.21 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो कह रहा है कोणीय संवेग जो है ना, v बराबर NH/2 पाई या mvr बराबर NH/2 पाई। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, r क्या है, कक्ष की त्रिज्या है, h क्या है, प्लांक स्थिरांक है मतलब प्लांक कांस्टेंट, n क्या है, कक्षों की संख्या जैसे 1 2 3 है। इसको बनाकर बताया गया है। आगे तो देखिए 97 क्या है, तो ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें फुलफिल करना है। आगे का क्रम क्या होगा, और आगे देखिए 98 भी वही है, क्रम ज्ञात करना है।
DTEUGWZ, आगे क्या होगा? तो इसी प्रकार देखिए दिया हुआ है DTE क्रम में +1 +2 +3 +4 बढ़ा है। इसी प्रकार जो है ना ये देखिए ना कि रीजनिंग ईजी है, लेकिन रीजनिंग में क्या होता है ना, सोचना पड़ता है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, हम रहे चाहे कोई आप रहिए चाहे कोई और रहे, जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा, जब तक जो है ना समय के अनुसार नहीं बन पाए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए समय के साथ जो है ना प्रैक्टिस जितना होगा तभी आपको जो है ना फायदा करेगा। क्लास देखने से बहुत सारा क्वेश्चन याद होगा, और जो भी मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी आपका जो है एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस सेट बैच जो भी स्टार्ट हुआ है, बिहार एसआई का जो बैच स्टार्ट हुआ है होमवर्क सीरीज का, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको होमवर्क के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और प्रैक्टिस सेट 1 महीना नहीं, आपको जो भी बुक आएगा, आपको पीटी एग्जाम तक, जब तक दरोगा का भी अभी वैकेंसी भी नहीं है, पीटी एग्जाम जब तक हो जाएगा तब तक आपका जो है ना ग्रुप में आपका बुक से, आपको जो भी मार्केट में बुक आएगा, इंपॉर्टेंट बुक आएगा, आपको सारे बुक से जो है ना पर डे आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। वो भी आपको ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आपको अलग ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो है ना आपको अलग से जो है मतलब उसी ग्रुप में जब जुड़िएगा तो उसमें आपको डिटेल के साथ, पूरा डिटेल के साथ आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका आंसर मिलाइए, और उसके बाद जब क्लास आया क्लास को देखिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन जो है ना कंठस्थ याद हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको डिटेल में इंपॉर्टेंट लगे सारा डिटेल को आप पढ़िएगा, क्योंकि सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑनलाइन तो आप टेलीग्राम पे देखिए आपको लगाना ही है, जो हम करवा रहे हैं टेलीग्राम पे नंबर 1 टेस्ट मतलब ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 7:30 बजे सुबह घटनाचक्र का साइंस टेस्ट होता है। उसके बाद 3 बजे बिहार एसआई का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होता है। उसमें आप क्वेश्चन आप सेट लगाइएगा, जो लगा रहे हैं उनको पता होगा किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन सेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किया जाता है बिहार दरोगा से एग्जाम संबंधी। बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा, मतलब जो है ना मेनली रूप से बिहार दरोगा है, लेकिन आपका बीपीएससी एग्जाम है तो बीपीएससी को भी वो फॉलो कर लेगा, ठीक है ना। इसलिए और शाम में जो है 7 बजे और शाम में रात में 9 बजे 5000 एडुटेरिया 5000 और 7500 का दोनों का टेस्ट होता है। मतलब टेलीग्राम पे 4 तरह का टेस्ट हो रहा है। चारों टेस्ट जरूर जब भी होता है ग्रुप में जो है ना सारा टाइम टेबल दिया रहता है, तो आपको सारा जो है उसमें टाइम पहले पिन कर दिया जाता है कि हाँ इस समय टेस्ट होगा। और सारा का जो है टाइम फिक्स है, 7:30 बजे, 3 बजे, 7 बजे और 9 बजे, ठीक है ना। तो सभी लोग टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे सारा लिंक दिया हुआ है कैसे कैसे क्या करवाया जाएगा। बिहार दरोगा जो बैच 2 आया है होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट, इसमें क्या है ना 2 में यही खासियत है कि आपको होमवर्क 2 मतलब जो 2 में क्या है तो होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों है। और ये जो बैच है पीटी एग्जाम तक जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो सोचिए कि कितना आपको जो है ना इस बैच में दिया जा रहा है। आपको 149 पर मात्र पे करना है, 149 पर पे कीजिएगा। और उस पर ना टेलीग्राम चैनल पे जब जुड़िएगा उसमें आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारा डिटेल वगैरह मिल जाएगा। वहाँ पे आईडी है राज राहुल के नाम से होगा, उस आईडी पे क्लिक कीजिएगा। उस आईडी पे क्लिक करके जो है ना पैसा पे करने का स्क्रीनशॉट उस आईडी पे भेज दीजिएगा। आपको जो है ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा पर्सनल, उसे जब भेजिएगा तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। और आपको जो बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है जो है ना सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए उतना जल्दी जो है ना बैच जो है स्टार्ट कर दिएगा। मतलब 2-3 दिन के अंदर जो है ना बैच 2-3-4 दिन जो भी है दुर्गा पूजा के बाद मतलब बैच फुल्ली रूप से जो है ना मतलब स्टार्ट कर जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट जो भी हम ग्रुप में मतलब यूट्यूब पे करवा रहे हैं वो सारा प्रैक्टिस सेट स्पार्क का हो गया, क्रेन पब्लिकेशन को है सारा प्रैक्टिस सेट, उसमें जो है ना डेली एक प्रैक्टिस सेट उसमें डाला जा रहा है। आज जो ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक ये जो है करवा रहे हैं इसका पूरा डिटेल पीडीएफ जो है ना उस ग्रुप में डाल दिए हैं जो लोग जुड़े हैं। तो सभी लोग जुड़िए जरूर। 149 जो भी प्रॉब्लम होता है आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा 75 49 39 24 90। दिखा नहीं पा रहा है, देखिए लिख लीजिए 75 49 39 24 90 हो क्या है 75 49 39 24 90। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको जो है ना सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार नोट कर लीजिए 75 49 39 24 90। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। थोड़ा सा ना मतलब नहीं हो पा रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा डिटेल दे दी जाएगा। मतलब क्या परेशानी आपको, मतलब क्या आपको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आपको जो भी लोग उठाएंगे आप उन पे जो भी प्रॉब्लम होगा आप बता दीजिएगा, आपको सारा वो डिटेल ना प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो उस बैच को सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आपको सारा होमवर्क जो है घटनाचक्र का सारा बुक है, 6 बुक है घटनाचक्र का, एनसीईआरटी सार संग्रह, लुसेंट है और एक 100 जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट का एक प्रैक्टिस सेट है, मतलब चैप्टर वाइज है, वो भी बुक उसमें ऐड किया गया है बैच 2 में। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपका सारा जो है ना
आप टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन कीजिएगा उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कैसे कैसे क्या करवाया जाएगा। और ये सोचिए ना कि आपको पीटी एग्जाम तक जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट उस बैच में दिया जाएगा, बैच 2 में आपको सारा प्रैक्टिस सेट का मतलब जो है डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट जुड़ने के लिए जो है ना आप आराम से जुड़िए, आराम से पीटी एग्जाम तक लगाते रहिए, आराम से अपना तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, ठीक है ना। तो आगे देखिए 99 भी वही रीजनिंग क्वेश्चन था। और आगे देखिए 100 नंबर क्या था, देखिए इसको देख लीजिए। कह रहा है संगम साहित्य में मुवेदार को कौन 3 राज्य का वर्णन किया था, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चोल, चेर और पांडे होगा, ठीक है। तो संगम साहित्य में मुवेदार को में कौन 3 राज्य का वर्णन है, तो क्या होगा चोर, चेल, पांडे। तो कह रहा है संगम साहित्य में वर्णित मुवेदार का संबंध चोल, चेर, पांडे से राजवंश से था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सेट नंबर जो है ना 1275 का जो पीटी करवा दिए, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का भी करवा दिए और मेंस का भी आज ये क्या है वो समाप्त हो गया। और अगले जो भी सेट रहेगा या तो नोट्स रहेगा वो जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, राहुल स्टडी ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे जो भी लोग देख रहे हैं सभी लोग को शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट या तो जो भी आपको मार्केट में बुक आएगा और ज्ञान बिंदु का जो भी जो सर करवा रहे हैं 50 क्वेश्चन का या तो 100 क्वेश्चन का, आपका तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, 1-2 दिन बात अलग है, लेकिन आपको सारा इस चैनल पे जो है ना सारा क्लास आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नंबर आप लोग नोट कर लिए ना, नंबर तो नंबर आप नोट कर लिए होंगे 75 49 39 24 90, ये नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, जो भी आपको परेशानी होगा आप नंबर पे जो है ना कॉल कीजिए, आपको सारा परेशानी दूर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और देख लीजिए, 1 मिनट और देख लीजिए, देखिए ये जो सारा बुक है देखिए दिया हुआ है, देखिए ये सारा बुक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है। ये जो भी सारा बुक आपको दिख रहा है ये सारा बुक आपको करवाया जाएगा, ये सारा बुक आपको बैच में करवाया जाएगा। और प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा पूरा बुक का, जो भी इंपॉर्टेंट मार्केट में आएगा वो सारा, देखिए 2 प्रैक्टिस सेट अभी मार्केट में आया है, दोनों प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। 149 फी लग रहा है, जो भी डिटेल सारा दिया हुआ है। और आईडी पे नीचे आईडी दिया, और आईडी पे जो है ना टेलीग्राम पे आईडी दिया, आईडी पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आज के लिए यहीं तक।